हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इकाई 2। इकाई 1 हमने कंप्लीट कर ली है। उसके अंतर्गत 4 अध्याय आए जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक इकाई 1 नहीं की है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं उसको। आज हम इकाई 2 कर रहे हैं जिसके अंतर्गत अध्याय 5, 6 और 7 आएगा। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 पुष्पी पादपों की अकारिकी, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मूल के बारे में। मूल को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़। अपनी भाषा में जड़ कहते हैं मूल को। उसके बाद हम तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज और कुछ पारूपी पुष्पी पादपों के अर्थ के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे किसके बारे में? मूल या जड़ के बारे में। शुरू करते हैं आज का अध्याय पुष्पी पादपों की अकारिकी। यद्यपि एंजियोस्पर्म की अकारिकी अथवा बृहद संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिकों, शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिमाण है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़े तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादपों का भूमिगत भाग मूल तंत्र जबकि ऊपरी भाग प्रोह तंत्र होता है। मतलब जो जमीन के अंदर होता है उसको हम मूल तंत्र कहेंगे, जड़ तंत्र बोलते हैं, जबकि ऊपरी भाग प्रोह तंत्र या तना तंत्र कहते हैं। देखते हैं चित्र 5.1। ये क्या है? 5.1 पुष्पी पादप के भाग। ये क्या है? भूमिगत हिस्सा। ये क्या है? ऊपरी वाला हिस्सा। इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? मूल तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आएगा? प्राथमिक मूल मतलब पहली जड़, और जो प्राथमिक मूल से दूसरी मूल निकलते हैं उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से जो जड़ें बनेंगी उसे क्या कहेंगे? तृतीयक मूल। फिर प्रोह तंत्र। ये ऊपर वाला क्या है? प्रोह तंत्र। ये मूल तंत्र है तो ये क्या है? प्रोह तंत्र। प्रोह तंत्र में एक लंबा सा क्या निकलेगा? तना। क्या कहेंगे हम इसको? तना। फिर इसमें क्या निकलते हैं? पत्तियां, शाखाएं, और जो जहाँ से ये पत्तियां निकलनी शुरू होती है उसे हम क्या कहेंगे? कलिका। क्या कहते हैं? कलिका। बीच के हिस्सों को क्या कहेंगे? इंटरनोड। और इस जो पत्ती और इसके बीच के जो हिस्सा होता है इस तने के, इसको क्या कहेंगे? नोड। और जो नई पत्तियां निकल रही होती है या फूल की नई कली होती है उसे हम क्या कहेंगे? कलिका। और ये जो बने होते हैं फूल के बाद में क्या बनते हैं? फल। और नए फूलों को क्या कहेंगे? पुष्प। आगे देखते हैं हम मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनते हैं। मूल किससे बनेंगे? मूलांकर से। मूलांकर के लंबे होने से क्या बनेगी? प्राथमिक मूल मतलब पहली जड़ जो मिट्टी में उगती है। किस में उगेगी? मिट्टी में। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, उन्हें द्वितीयक मूल या तृतीयक मूल कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक जड़ से जो कोई जड़ें निकलेंगी, मूल निकलेगी, उसे हम द्वितीयक और तृतीयक मूल कहेंगे, जो हमने डायग्राम में देखा। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं मिलकर क्या बनाएंगे? मूसला मूल तंत्र। कौन सा तंत्र? मूसला मूल तंत्र। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। मूसला मूल तंत्र किस में पाई जाती है? सरसों में। हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, दिमाग में छवि बना लीजिएगा। सरसों के
पौधे की। मूसला मूल तंत्र किस में पाया जाता है? सरसों के पौधे में। एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। एक बीजपत्री पौधे कौन से होते हैं? जिनके बीज में केवल एक पत्तर होता है, जैसे चावल का। और द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं? जिनके बीज में दो पत्तर होते हैं, जैसे चने का। चने को तोड़ते हैं तो दाल में नहीं बंट जाते, दो पत्तर होते हैं, उसको हम दाल बोलते हैं। चने को कूटने के बाद में चने की दाल आपने देखी होगी। तो एक बीजपत्री पौधों में कैसे होते हैं? प्राथमिक मूल अल्पायु होती है, मतलब कम आयु के होती है। प्राथमिक मूल जल्दी नष्ट हो जाती है। इसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती है। प्राथमिक मूल के स्थान पर क्या होगी? अनेक मूल निकल आएगी। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। मतलब ये तना है, इससे ये क्या निकली? ये तना है ऊपर मिट्टी के ऊपर। दोबारा बनाते हैं। ये क्या है? ऊपर वाला तना, इसके नीचे क्या है? मिट्टी। तो ये क्या होगी? प्राथमिक मूल। अब प्राथमिक मूल से कोई और मूल निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक मूल। अब ये प्राथमिक मूल है, ये द्वितीयक मूल है। अब द्वितीयक मूल से कोई और मूल निकलेगी, उसे हम तृतीयक मूल कहेंगे। ये तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगर प्राथमिक मूल अल्प आयु है, मतलब ये जल्दी नष्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये तना है, यहाँ पर ये नष्ट होगी प्राथमिक मूल, तो यहाँ से क्या होगी? अनेक मूल निकल आएगी इस तने से, ऐसे 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 बहुत सारी जड़ें निकल आएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? जकड़ा मूल तंत्र। इसको क्या बोलेंगे हम? जकड़ा मूल तंत्र। क्या कहेंगे? जकड़ा मूल तंत्र। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम उदाहरण लेंगे गेहूं का पौधा। किसका उदाहरण लेंगे? गेहूं का। मूसला मूल तंत्र में तो ये वाला किस में पाया जाता है? सरसों के पौधे में। सरसों के पौधे में। और ये वाले डायग्राम वाले कौन से पौधे में पाया जाता है? गेहूं के पौधे में। ये तो मूसला मूल तंत्र है, ये जकड़ा मूल तंत्र है। ये गेहूं में मिलेगा, ये सरसों में। याद कर लीजिएगा, मूसला मूल तंत्र किस में प्रेजेंट होता है? सरसों के पौधों में। और जकड़ा मूल तंत्र किस में प्रेजेंट होता है? गेहूं के पौधे में। आगे देखते हैं। कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद की मूल मूलांकर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। क्या? कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद के मूल मूलांकर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। एक बात और याद करनी है आपको, मूल कहाँ से निकलेगी? मूलांकर से। कहाँ से निकलती है? मूलांकर से। लेकिन घास और बरगद है, ये अपवाद है, इनके ना पौधे के अन्य भाग से भी निकल सकती है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपस्थानिक मूल। कौन सी मूल कहेंगे? अपस्थानिक मूल। जैसे ये क्या है? एक घास है, ये घास की ये नोड बनी हुई है, इनकी बीच बीच में घास की नोड है। तो इनकी ना जड़ें ना यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी। और ये जैसे बरगद का पेड़ का डायग्राम बनाते हैं हम, ये क्या है? एक बरगद का पेड़ है, लेकिन इसके क्या है? यहाँ से जो शाखा निकली हुई है, ये यहाँ से क्या निकल जाएगी? जड़ें निकल जाएगी, जो धरती में फैल जाएगी, वापस धरती में मिल जाएगी। ये साइड से निकली हुई है। इन मूलों को हम कौन सी मूल बोलेंगे? अपस्थानिक मूल। कौन सी मूल बोलेंगे? अपस्थानिक मूल। याद रखना, दिमाग में बिठा लीजिएगा। समझ में ना आए, वीडियो को बैक कर करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपस्थानिक मूल कहेंगे। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। अब जड़ों का क्या काम होता है? मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, मतलब पौधों के लिए पानी और खनिज लवण लेंगे, वो उनको अवशोषित करेंगे। पौधों को मिट्टी में जकड़े रखना, हवा के साथ उड़ ना जाए पौधे। खाद्य पदार्थों का संचय करना, मतलब खाद्य पदार्थों का इकट्ठा करके रखना। पादप नियामकों का संश्लेषण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। आगे देखते हैं मूल के क्षेत्र। मूल शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। ये क्या है? जड़ है। ये तना है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? एक पेड़ का तना। इसके नीचे क्या होगा? ये जड़ होगी। तो ये जड़ है, इसके आगे का शीर्ष, मतलब ये जड़ है, इसका सबसे आगे भाग शीर्ष है, ये अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। अब इसको कैसे दिखाते हैं? ये जड़ है, तो इसके ये जो आगे है, ये क्या? एक बार फिर से करते हैं।
ये तना है, इसके ये नीचे क्या होगी, जड़। ये ऊपर वाला तना हो गया, ये जड़ होगी। अब इसका ये जो शीर्ष भाग है, ये आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला, ये किससे ढका होगा, मूल गोप से। ये क्या है, मूल गोप। आगे ऐसे केपनुमा संरचना बनी होगी इसकी, ये क्या हो गई, मूल गोप। सॉरी फ्रेंड्स, ये तना बना लिया हमने। ये फिर क्या है, जड़ है। जड़ का ये शीर्ष भाग है, ये किससे ढका होगा, मूल गोप से। एक केपनुमा स्ट्रक्चर होगी, ये क्या हो गया, मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी से अपना रास्ता बना रही होती है। ये जो मूल गोप है, केपनुमा स्ट्रक्चर है, जब जड़ है ये मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे चलती है, रास्ता बनाती है, तो जड़ को नष्ट होने से बचाती है। ये केप, ये स्ट्रक्चर क्या बचाएगी, ये मूल गोप है, ये जड़ को नष्ट होने से बचाती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेट क्रियाओं का क्षेत्र होता है। मतलब इसके ऊपर का जो कुछ मिलीमीटर ऊपर का क्षेत्र है, ये यहाँ तक का क्षेत्र होगा, इससे ऊपर का क्षेत्र यहाँ तक का क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र। मेरिस्टेमेटिक आपको पता है कौन सी क्रियाएं होती है, जहाँ पर सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादा संख्या में सेल बनती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है। कैसी होती है, बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं। उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होगा तो वो लंबाई भी बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दीर्घीकरण। सबसे नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, मूल के, वहाँ पर एक मूल गोप लगी होगी जो मूल की रक्षा करेगी जब जड़ भूमि में जा रही होती है। फिर उससे ऊपर कुछ ऊंचाई पर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का एक क्षेत्र होता है, जहाँ पर सेल विभाजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके कारण उस क्षेत्र की लंबाई में बढ़ती है, उसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र के कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप क्षेत्र को क्या कहेंगे, परिपक्व क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र से बहुत पतले तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है, जिन्हें मूलरोम कहते हैं। ये मूलरोम मिट्टी से पानी, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब हम डायग्राम देखते हैं, इसका बहुत ही अच्छा दिखाया गया है एनसीईआरटी के बुक में। ये रहा, ये किसका डायग्राम है, एक मूल का। ये क्या है, मूल गोप, ये केपनुमा। ये इसको किससे बचाती है, जब जड़ भूमि में चलती है तो इसको नष्ट होने या फिर इसको कोशिकाओं को खराब होने से बचाती है। फिर इससे ऊपर कुछ ऊंचाई पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक संक्रियता क्षेत्र। यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन बहुत ज़्यादा होगा और कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगी, तो ये क्या करेगा, दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घीकरण क्षेत्र। अब दीर्घीकरण क्षेत्र से ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे कोशिकाएं पुरानी होती जाएगी उनमें परिपक्वता आती जाएगी, तो इस ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, परिपक्वन क्षेत्र। क्या कहेंगे, परिपक्वन क्षेत्र। क्योंकि ये है, आप देखो ये एक जड़ है, ये मेरिस्टेम मूल गोप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे बढ़ता गया लंबाई में, फिर ये यहाँ तक ऐसे बढ़ता गया, जड़ की लंबाई बढ़ती गई और ये आगे आता गया। तो ये तो क्षेत्र यहाँ पर नीचे की तरफ चलता रहेगा और जैसे जैसे वो पुराने वाला क्षेत्र पुराना होता जाएगा, उनकी कोशिकाओं में परिपक्वता आएगी, उसे परिपक्वन क्षेत्र कहेंगे। और परिपक्व होने के बाद में उसमें मूलरोम निकल आते हैं उस एरिया से, और ये मूलरोम क्या करते हैं, मिट्टी से पानी और खनिज का अवशोषण करते हैं पौधों के लिए। आगे देखते हैं मूल का रूपांतरण। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है।
वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। क्या कहा गया है? मूल का रूपांतरण मतलब जड़ का रूपांतरण किसी और चीज में बदलना। जो कुछ पौधे हैं उनकी मूल है वो पानी या खनिज को अवशोषण करने के लिए, साहवन के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है, मतलब अपने आकार और संरचना को बदल लेती है। वे भोजन संचय करने के लिए, इनमें से जैसे कुछ मूल तो भोजन को इकट्ठा करने के लिए, सहारे के लिए मतलब पेड़ पौधे को सहारा देने के लिए, श्वसन के लिए पेड़ पौधों के लिए श्वसन की क्रिया को करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। अब हम देखते हैं इनमें एग्जाम्पल, जैसे गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या है? गाजर तथा शलजम में कौन सी मूल होती है? मूसला मूल। और शकरकंद में कौन सी मूल होगी? अपस्थानिक मूल। ये क्या करेगी? भोजन को संग्रहित करने, इकट्ठा करने के लिए क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं हम। आगे देखते हैं, क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? हाँ, जरूर देती है, उसको सहारा देती है। साथ में वो मिट्टी से बरगद के लिए खनिज लवण तथा पानी का अवशोषण भी करती है। ऐसे रूटों को क्या कहेंगे? प्रोप रूट। सहारा देने वाली रूट को क्या कहते हैं? प्रोप रूट। रूट इंग्लिश का नाम है, इसका हिंदी जड़ या मूल होता है, प्रोप रूट कहेंगे। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने की तने भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है, इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। आपने मक्का या गन्ना देखा होगा, ये गन्ना होता है, इसकी ऐसे पोरियां बनी होती है, एक दो मक्का या गन्ना, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? गांठ सी होगी, आपने देखा होगा, एक दो गांठ। फिर उनके पास क्या निकलती है? ऐसे ना रोम टाइप में ये मूल निकलती है, इन्हें क्या कहेंगे? अवस्तंभ मूल। उनको बरगद वाली तो बरगद जो निकलती है उन्हें प्रोप रूट कहते हैं, सहारा देने वाले, और मक्का और गन्ने में निकलती है उन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा, कौन सा एग्जाम्पल याद रखना, हाईलाइट कर लेना इसको, जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, वे बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। क्या है? जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ये पौधा है, इसकी जड़ है ना, ये वापस आके वापस ऐसे ना निकल आएगी, ये यहाँ से, इसको हम क्या कौन सी मूल कहेंगे? श्वसन मूल कहेंगे। ये किस में निकलेगी? राइजोफोरा में। ये क्या करती है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब हम डायग्राम देखते हैं, ये बरगद की रूट दिखाई गई है जो सहारा देने के लिए रूपांतरण हुई है। ये डायग्राम है, इसमें बहुत सारी ऐसे रूट निकली हुई है, ये वापस भूमि में जाकर मिल जाती है। किसके डायग्राम? बरगद का। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने रूट के बारे में, मूल के, जड़ के बारे में देखा। कल हम तने के बारे में जानेंगे। हमारे साथ एनसीईआरटी की बुक करने के लिए बने रहना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।